Hello students, how are you? Hope you all are doing good and fantastic and learning new things on the daily basis to do some great things in future. Student, today we are here to discuss how to study the business law and how to score 100% marks in that. कैसे बिजनेस लॉ को पढ़ा जाए और कैसे उसे 100% उसमें मार्क्स स्कोर करे जाए. स्टूडेंट, बिजनेस लॉ आपका पेपर 2 है जो कि 60 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि थ्योरेटिकल है. एक तो थ्योरी है पूरे पेपर में और उसके साथ क्या है आपका सब्जेक्टिव है. आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पेन और पेपर के फॉर्मेट में आपको लिखने पड़ेंगे उसके आंसर्स. तो स्टूडेंट, मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हाउ टू मेक स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ इजियर एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड फन. स्टूडेंट, यू नो द फैक्ट इज you can't make the study of business law easier and you can't make it more interesting and fun. Do you know why? Very simple reason, because it is already one of the easiest subject and one of the most interesting and fun subject to learn. जो ऑलरेडी सबसे easiest सब्जेक्ट है और सबसे फन है टू स्टडी, उसको हम और easier नहीं बना सकते और फन नहीं बना सकते. तो दैट्स वाई स्टूडेंट आई कुड हैव सेड दैट कि भैया ये और इजियर नहीं बन सकता और इंटरेस्टिंग और फन नहीं हो सकता. मगर किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया वो सब्जेक्ट पढ़े क्यों, हमारे किस काम आएगा. भैया मार्क्स के अलावा भी काम आएगा. हर व्यक्ति को लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. Ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law आपके लिए excuse नहीं है. मान लो आपने एक कार परचेज करी और वो कार जो परचेज करी उसपे आपने क्या किया, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो पास नहीं करवाया. अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसका आपको चालान कट जाएगा. आप ये नहीं कह सकते भैया मुझे पता ही नहीं था कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी लेना है, मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, प्लीज ना काटो मुझे, आगे से मैं ध्यान रखूंगा. नहीं भैया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. अगर आप गलती से किसी वन वे रोड के ऊपर चले गए, बेशक आप उस स्टेट में न्यू थे, पहली बार गए थे, आपने बोला भी और प्रूफ भी दिखाए, स्टिल आपको वहां पे स्टूडेंट पेनल्टी यानी कि चालान भरना पड़ जाएगा. ये आपके लिए एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा कि आपको पता नहीं था. बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकती है. लेट अस सपोज आपने घर परचेज किया, अपने रिश्तेदार से, आपने वो घर परचेज किया उससे 2 करोड़ रुपीस में. आपको नहीं पता था कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है घर को परचेज करने के लिए, आपको रजिस्ट्री करवानी जरूरी है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. अब आपने घर खरीद लिया 2 करोड़ का, आफ्टर 6 मंथ्स उसकी वैल्यू 50% इंक्रीज हो गई. अब मार्केट में वो 3 करोड़ का बिक रहा है. आपका रिश्तेदार आया आपके पास, उसने बोला ये लो अपने 2 करोड़ रुपए और मैं घर किसी और को बेच रहा हूं अपना. आपने बोला ऐसे कैसे, ये घर तो मैंने खरीदा है, ये प्रॉफिट तो मैं अर्न करूंगा, ये 1 करोड़ मेरे को मिलने चाहिए. वो कहता है नहीं भैया, आपने अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, ये प्रॉपर्टी अभी मेरी ही है. यस स्टूडेंट, इवन दो आप एथिकली राइट हो बट लीगली वो राइट है. अब बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपके लिए एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा. जज बोलेगा भैया अगर रजिस्ट्री नहीं हुई आपके नाम पे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई. इवन दो सब कुछ वैलिड था, मगर आपने अपने नाम पे लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी, तो वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी. तो ऐसे में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतनी पड़ गई. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. इसका मतलब यह हुआ कि हर एक को लॉ पढ़ना ही पड़ेगा. अब बात आती है भैया लॉ है क्या चीज, व्हाट एग्जैक्टली द लॉ इज. सर लॉ बोले जा रहे हो, लॉ है क्या? सो लॉज आर द रूल दैट बाइंड ऑल द पीपल्स लिविंग इन द सोसाइटी. ये वो रूल्स है जो कि सारी सोसाइटी के लोगों को बाउंड करता है. भैया ये रूल है, यू कांट टेक यूर रिवेंज ऑन योर ओन और जाके सामने वाले का मर्डर कर सकते हो. अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है आपको
कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी और वहां पे कोर्ट से आपको यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ से आपको जस्टिस मिलेगा। आप खुद नहीं ले सकते जस्टिस। क्यों? क्योंकि भैया रूल्स है। यू कांट किल एनीवन फॉर रिवेंज, ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट ड्राइव योर कार ऑन द फुटपाथ। क्यों? क्योंकि भैया मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर वो एक क्राइम है, उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतनी पड़ जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि वो रूल है। आप अपने पड़ोसी के घर में जाके चोरी नहीं कर सकते भैया, ये भी कानून है। आपको वो जो लॉ है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपके अंदर ताकत है तो आप दूसरे की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते। अगर छीनी तो भैया उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतनी पड़ जाएगी। यहाँ पे लॉ का रूल चलता है, जंगल का कानून नहीं है। ताकत है तो उसको करो। जो लॉ लिखे हुए, जो रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब भैया ये लॉ बनता कैसे है? स्टूडेंट, हर एक चीज के क्या होते हैं? एक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले वो एक्ट जो होता है उसी को हम लॉ कह देते हैं। डिफरेंट टाइप के एक्ट्स बनते हैं, हर चीज के लिए सेपरेट एक्ट बन जाता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे उसको सेटल करता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डिफाइंड होंगे। इसी तरीके से मनरेगा एक्ट बन गया, जितने भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जितने भी रूल्स होंगे वो मनरेगा एक्ट के अंदर चले गए। ये अब एक्ट बनता कैसे है? हाउ वी फॉर्म दिस एक्ट? एक्ट को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले बच्चों जरूरत महसूस होती है गवर्नमेंट को। जो हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं उनको जरूरत महसूस होती है भैया ये एक कानून होना चाहिए। अब वो क्या सोच के कानून बनाते हैं? सिर्फ दो चीजों के लिए, या आपके बेनिफिट के लिए या सेफ्टी के लिए। यानी कि कोई भी कानून बनेगा या तो वो कानून बनेगा सेफ्टी के लिए या वो बनेगा आपके बेनिफिट के लिए। यानी कि कोई भी कानून बनेगा वो या तो प्रोटेक्शन के लिए बनेगा या आपके बेनिफिट के लिए बनाएंगे। अब भैया सबसे पहले जरूरत महसूस होएगी। लेट अस सपोज जरूरत महसूस हुई कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और 75% से ज़्यादा पुअर तो विलेजेस में रहते हैं। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए और कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें उनको गारंटीली जॉब मिले। इसकी जरूरत महसूस हुई। जब इसकी जरूरत महसूस हुई तो एक एक्ट लेके आया गया, मनरेगा एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट लेके आया गया। यानी कि उसकी जरूरत महसूस हुई तो उससे रिलेटेड रूल बुक्स बनाई गई। भैया क्या रूल्स बुक बनाई गई कि एक परिवार से एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये उसका अधिकार है। अगर नहीं मिली तो उसको उसके बावजूद भी वेजेस ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि गारंटी दी गई कि हर एक पुअर फैमिली में से रूरल एरिया के अंदर एक परिवार से एक व्यक्ति को 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये एक्ट के अंदर लिखा गया और भी उससे रिलेटेड रूल्स लिखे गए। उस रूल्स को लिखने के बाद एक रूल बुक फॉर्म कर दी गई। उस रूल बुक को लेके जाया गया पार्लियामेंट में। कानून कहाँ पे बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट में लेके जाया गया। पार्लियामेंट में कौन से हाउस में? लोकसभा में या राज्यसभा में? लोअर हाउस में या अपर हाउस में? दोनों में। पहले वो लोअर हाउस में गया यानी कि लोकसभा में गया, कुछ अमेंडमेंट्स हुई तो अमेंडमेंट कर दी गई। फिर वो राज्यसभा में गया और जब लोकसभा और राज्यसभा से उसे पास कर दिया गया आफ्टर अमेंडमेंट्स, उसके बाद जिसको भेजा गया प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, और जो प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया तो बच्चों को बन गया एक्ट। अब वो कानून बन गया, अब वो एनफोर्सेबल हो गया। अब वो जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस का बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा। या तो सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए बना होगा या उसके बेनिफिट के लिए बना होगा। अब कौन से एक्ट्स होते हैं या एक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? एक्ट बड़ा सिंपल सा है।
a bill which has passed through the various legislative steps required for it। यानी कि एक बिल जो कि पास हो जाता है थ्रू द वेरियस लेजिस्लेटिव स्टेप्स, लोअर हाउस पे जाएगा, अपर हाउस पे जाएगा, वहां पे अमेंडमेंट्स होएगी, पास होगा, वहां पे पास होने के बाद प्रेसिडेंट की स्टैंप लगेगी, तब वो जाके एक्ट बनता है और वो लॉ बन जाता है। कुछ फेमस एक्ट्स जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ऑन द डेली बेसिस इंपैक्ट कर सकते हैं, जिससे देश की दिशा और दशा बदलने में हेल्प करी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2/3 इंडियंस को, जस्ट 2/3 इंडियंस को गारंटी दी गई कि उन्हें मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू का फूड मिलेगा। उसके लिए टारगेटेड पीडीएस सिस्टम डेवलप किया गया, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर था। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कंपल्सरी किया गया कि अप टू 14 इयर्स तक हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी, उसका ये फंडामेंटल राइट है, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हर सिटीजन को अधिकार दिया गया ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंट्रोल में है, आप उन इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 1980 में भी आया था, उससे पहले ज्यादा क्यों नहीं थे बेटा? पहले व्हीकल्स ही नहीं थे। 1951 में 3 लाख व्हीकल्स थे और 1951 में, और अब 67 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स है। इमेजिन 67 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स है। एक्सीडेंट होता है, पोल्यूशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, लोगों की सेफ्टी के लिए, जो व्हीकल चला रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी, और जो भैया पैदल चल रहे हैं सड़क पे उनकी सेफ्टी के लिए भी। वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 2019 के अंदर वो रूल्स बनाए गए। मनरेगा एक्ट जैसे बताया, ये नहीं है मनरेगा एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसके अंदर करोड़ों लोगों की को एम्प्लॉयमेंट मिल पाई और पॉवर्टी हम रिमूव कर पाए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 हमारे सिक्योरिटी के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। अब स्टूडेंट ये एक्ट्स के कुछ एग्जांपल दिए, हम डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस पे। क्या आपके सिलेबस में जो एक्ट्स बताया है वो तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बताया है, ये वाले एक्ट्स नहीं है। आपके सिलेबस पे जो एक्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है ये जो तीनों एक्ट थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 266 तक ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। सारे के सारे एक ही के अंदर आते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाद में 1930 के अंदर उसमें से कुछ सेक्शन हटा के डाल दिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर, और 239 से 266 वाले सेक्शन डाल दिए हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, एक नया एक्ट बना दिया। तो यानी कि ये तीनों ही एक्ट, या अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तीनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे। तीनों ही यानी कि उन तीनों में ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोगों ने सेपरेट करके एक अलग एक्ट बना दिया गया। लगा कि भैया इनसे रिलेटेड ज्यादा केसेस आते हैं कोर्ट के पास, एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए, सेपरेट कोर्ट होने चाहिए इनको देखने के लिए, इनको सेपरेट कर दिया गया। और उसके बाद ये दो दूसरी तरह के एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये दूसरी दो तरह के एक्ट है, ये आरओसी से रिलेटेड एक्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, यानी कि आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट भी बिजनेस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, बट ये दोनों सेपरेटली बिजनेस की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो ये एक्ट बाद में इंट्रोड्यूस कर गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड, कैसे बिजनेस को ईजी किया जाए, कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाए टू द बिजनेसमैन, और कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, जो उस कंपनीज में इन्वेस्ट करती है।
और सोसाइटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो सारा डाला हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, लिमिटेड लायबिलिटीशिप एक्ट कैसे फॉर्म होती है, क्या रूल्स है, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताया गया है। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट स्पेसिफिकली सेल्स से रिलेटेड होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा, जो न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस करेगी जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड और पार्टनरशिप और कंपनी के दोनों का बेनिफिट इंक्लूड करने की कोशिश करेगी। और कंपनीज एक्ट 2013 को न्यू बिजनेस के हिसाब से इंकरेज करने के लिए स्टार्टअप्स को कुछ अमेंडमेंट के साथ एक कंपनीज एक्ट 2013 लेके आया गया। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे। ये 5 चीजें आपके सिलेबस के अंदर है। और भैया आपके मार्क्स वाइज डिवीजन क्या है? अगर हम मार्क्स वाइज डिवीजन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 22 मार्क्स का है। ये वो मार्क्स वाइज डिवीजन नहीं है जो कि बोली है आईसीआई ने, ये वो है जो उन्होंने एग्जाम्स में दी है। 22 मार्क्स का पिछले 4 साल के पेपर के पिछले 4 पेपर्स के अंदर 22 मार्क्स का स्टूडेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से टॉपिक आया है, किसी में 4 कम, किसी में 4 ज्यादा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 16 मार्क्स का, अगेन +-4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी 16 मार्क्स का, अगेन +-4। यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये 2 एक्ट और इजी हो जाएंगे तुम्हें समझने के लिए। तो भैया बहुत अच्छा स्कोर तो आप यहीं पे कर सकते हो। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, इनका सिर्फ ओवरव्यू है, आप लोगों के एग्जाम के में आएगा जो वो डिटेल में नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 तो ये 18 मार्क्स का है, +-4 मार्क्स। आप देखोगे सर टोटल तो 72 हो गई है और आप तो कह रहे थे 60 मार्क्स का पेपर है। बच्चों चॉइस आती है, खुश हो जाओ। एक 12 मार्क्स के क्वेश्चन की आपके पास अभी तक चॉइस आई है, तो कोई भी आपको 6 क्वेश्चन अगर होंगे उसमें से एक क्वेश्चन 5 करने होंगे तो एक क्वेश्चन में आपको चॉइस आती है। अब कैसे पढ़ा जाए इसे? इट्स अ वेरी इजी वे। कैसे पढ़ा जाए? बच्चों स्टडी मटेरियल कौन सा लिया जाए, बहुत सारे पूछते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरा स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, मगर बेस्ट जो है आईसीआई का बेस्ट स्टडी मटेरियल है। यस स्टूडेंट, आईसीआई एक एग्जामिनेशन बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वो आपको स्टडी मटेरियल इशू कर रही है कि उसके बेस पे वो आपको पेपर बना के देगी। तो डेफिनेटली सबसे बढ़िया स्टडी मटेरियल वो ही आपके लिए माना जाएगा। हाँ, उसको इजी करने के लिए, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन बेटर करने के लिए मैंने अपनी बुक के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर दिए हैं। बट आपका जो बेस होना चाहिए वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बेस पे होना चाहिए। आपको कहीं पे भी किसी भी और बुक के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट, और मैं जो दे रहा हूँ वो सिर्फ एक एड ऑन है, लिटिल बिट एक्स्ट्रा है। ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा लग जाना बेटा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। वो लिटिल एक्स्ट्रा मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज आपको एक बार देखनी जरूर है, आई वॉन्ट यू टू सी इट, बियर एक्ट। जो भी चैप्टर पढ़ो उसका बियर एक्ट बहुत छोटा होता है। बियर एक्ट स्टडी मटेरियल बड़ा होता है, बियर एक्ट छोटा होता है। बियर एक्ट क्या होता है भैया? वो जो रूल बुक थी ना, जो पार्लियामेंट से पास हुई थी और प्रेसिडेंट ने जिसपे स्टैंप लगाई थी, वो रूल बुक को ही हम बियर एक्ट कहते हैं। इजिली अवेलेबल हो जाता है, आपको शक्ल दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से अवेलेबल होगी। ये बियर एक्ट की शक्ल दिखाता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये शक्ल है। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सेक्शंस दिए होते हैं, आपको प्रेम्बल दिया होता है, कुछ प्रिलिमिनरी दिया होता है, फिर चैप्टर्स दिए होते हैं आपको कि दीज आर द चैप्टर्स। और उस चैप्टर्स के बाद आपको फिर स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ है,
ये सारे चैप्टर्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, चैप्टर्स हो गए। 266 तक थे स्टूडेंट, मगर जैसे मैंने बताया वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे चले गए। कहाँ से अगर आप देखोगे 239 से लेके 266 तक कहाँ पे चले गए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। अब ऐसे लिखा होता आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, यानी कि 1872 में ये 9th एक्ट था। 25 अप्रैल 1872 ये इसकी प्रिंट डेट दी हुई है। प्रिंट कब हुआ था, 25 अप्रैल 1872 के अंदर। अब इसको जब आप देखोगे आफ्टर प्रेम्बल, ये जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सेक्शन 1। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या लिखा है भैया, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर अगर आप देखोगे उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जब ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया, ये इंटरप्रिटेशन दी हुई है सेक्शन 2 के अंदर। अब सेक्शन 2 के अंदर इसे हम बोलेंगे क्लॉज 1। सब सेक्शन क्यों नहीं बोलेंगे आपको हम फिर कभी बताएंगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, मगर इसमें जैसे बोलेंगे सेक्शन और वो क्लॉज है। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर उन्होंने बताया भैया प्रपोजल क्या है, प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको तब हम बताएंगे सेक्शन 2A के अंदर प्रपोजल यानी कि ऑफर किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बेयर एक्ट दिया होता है। 2A लिखा होगा, 2B दिया हुआ है, 2C दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, 2E दिया हुआ है, 2F दिया हुआ है, 2H दिया हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 2H बोलता है। ऐसे करके J तक दिए हुए, यानी कि सेक्शन 2 के अंदर J क्लॉज तक आपको क्लॉज दिए हुए हैं। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में है। सेक्शन 4 बताता है कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। एक बार इस तरीके से 39 पेजेस है कुल मिला के, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो कि भैया क्या है ये बेयर एक्ट, क्या रूल पास हुआ था। मगर स्टडी मटेरियल बेयर एक्ट से ज़्यादा कंटेंट कवर अप कर रहा होता है, ऐसा क्यों? वाई स्टडी मटेरियल कंटेन्स मोर कंटेंट देन द बेयर एक्ट? बच्चों, बेयर एक्ट के अंदर तो रूल्स फॉलो कर दिए गए, डेफिनेशंस लिख दी गई। अब जब रियल लाइफ के अंदर कुछ डिस्प्यूट जनरेट होता है लोगों के बीच में, तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जज उसको डिस्प्यूट को सुनता है और वो उस डेफिनेशन को और क्लियरर वे से इंटरप्रेट करता है और उसमें अपनी जजमेंट देता है। और कुछ जजमेंट जो होती है उनको हम लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, क्योंकि वो रूल्स बन जाते हैं। फ्यूचर के डिस्प्यूट्स के लिए वो एक रूल बन जाता है, यानी कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। वो तो भैया बेयर एक्ट में नहीं होंगे ना। जो लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई जो कि बाद में जाकर रूल बन गए, वो तो बेयर एक्ट में होगा नहीं। वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। तीसरा है केस स्टडीज। बच्चों, केस स्टडी एग्जाम में आएगी नहीं मगर पढ़नी जरूरी है। एग्जाम में आएगी नहीं मगर पढ़नी जरूरी है। क्यों बेटा? एग्जाम में आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप देखोगे 60% पेपर आपका डायरेक्ट नॉलेज बेस पे होगा और 40% एप्लीकेशन बेस पे होगा, यानी कि सिचुएशनल क्वेश्चन दिए होंगे। जो 40% सिचुएशनल बेसिस पे होगा उसको आप ज़्यादा बेटर वे से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने केस स्टडीज़ को रीड किया होगा, क्योंकि केस स्टडीज़ के बेस पे ही वो सिचुएशनल क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में देंगे। तो आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, आपको बेयर एक्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना है, उसकी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या फ्लो है उसका देखने के लिए, और आप लोगों को केस स्टडीज़ पढ़नी है। केस स्टडीज़ आपको सिचुएशनल क्वेश्चन ताकि आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए आपको केस स्टडीज़ पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया भैया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी तो 0 मार्क्स की है, सिचुएशनल क्वेश्चन 30 मार्क्स के और कंटेंट वाइज क्वेश्चन है 42 मार्क्स के। अगेन 72 मार्क्स बने क्यों? क्योंकि 12 नंबर का आपका चॉइस में भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स, सिचुएशनल क्वेश्चन पूरा का पूरा केस स्टडी पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको केस स्टडीज भी पढ़नी पड़ेगी। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, कि आपको पता चल चुका है कि बच्चों
सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी है, लॉ होता क्यों है, लॉ हमने पढ़ना क्यों है। और लॉ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा उन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड फन है टू लर्न। तो यू विल एंजॉय द क्लासेस। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों को पता चल चुका है कैसे स्टडी करना चाहिए लॉ को, और अब आप 100% की जर्नी के लिए अपनी रेडी है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।